लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ। अब देखेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, जैसे हमने कोई बर्तन मान लिया या गुल्लक मान लीजिए, ये हमारी गुल्लक है। तो क्या है, ये गुल्लक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करा मैंने, जो है तो इसमें 10 रुपये डाले। क्या करा मैंने, 10 रुपये डाले। इसमें क्या करा मैंने, एक गुल्लक या बर्तन लिया, उसमें 10 रुपये डाले। अब मैंने क्या करा कि जो है क्या करा, इसमें प्रतिदिन ये गुल्लक भरने के लिए मैंने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि प्रतिदिन इसमें हम 3 रुपये डालेंगे। तो पहले दिन मैंने 10 रुपये डालिए, अगले दिन मैंने क्या करा, 3 रुपये डाले। अब उसके अगले दिन मैंने क्या करा, 3 रुपये डाले। फिर उसके अगले अगले दिन मैंने क्या करा, 3 रुपये डाले और ये गुल्लक हमारी फुल हो गई। इसका मतलब क्या है, इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या है, जो भी डालेंगे वो एक समान राशि होगी। तो स्टार्टिंग में जो भी होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बाद में जो भी राशि डालेंगे वो एक समान राशि होगी। तो देखिए इस प्रकार हमारी, देखिए क्या है, पहले दिन पहली बार ये देखेंगे क्या था, पहली बार में हमने क्या कितने रुपए डाले, 10 डाले। उससे अगले दिन मैंने क्या डाले, 10 क्या 3 डाले और ठीक है। उसके अगले दिन मैंने क्या डाले, 10 और ये 3, और उस दिन कितने 3 डाले ये। फिर उसके अगले दिन कितना हो गया, 10 प्लस के 3 प्लस के 3 और प्लस के 3। ठीक है, तो हमें एक सीरीज मिल गई। देखिए ये क्या हो गया, 10 और ये 10 और 3 कितना हो गया, 13। और ये कितना हो गया, 10 और 3 3 6, कितना हो गया, 16 हो गया। और ये कितना हो गया, 16 और 3 कितना हो गया, 19। मतलब क्या है कि इन जो हमारा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, दोनों जो क्रमागत दो पद हैं, तो उसमें डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्या, बाद वाले पद से हम पहले वाला पद घटाएंगे तो हमारा बाद वाले, जैसे चाहे 13 में से 10 घटाइए कितना आया, 3। 16 में से 13 घटाया 3 आया, 19 में से 16 घटाया 3 आया। तो मतलब क्या है, अब देखिए यहीं से यही हमारी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। अब देखिए समांतर श्रेणी कैसे किसे कहते हैं, एक इस प्रकार की सूची, ठीक है, इस प्रकार की सूची जिसमें क्या हो, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर हमारा क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो ऐसी श्रेणी जो है सूची हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो लिखने को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, श्रेणी लिखेंगे, कुछ पदों का, लिखेंगे कुछ पदों का वह क्रम है। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या है, कुछ पदों का वह क्रम है, कुछ पदों का वह क्रम है जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच, जिसमें जिसमें दो क्रमागत दो क्रमागत पदों के बीच, पदों के बीच बीच अंतर अंतर क्या रहे, समान रहे। तो ये हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए दो पदों के बीच जो हमारा अंतर है, दो पदों के बीच जो हमारा अंतर है वो क्या कहलाता, सार्वांतर कहलाता। अब देखिए इसमें प्रथम पद हमारा, इसमें देखेंगे पहला पद, तो जो पहली बार मैंने पैसे डाले, कितने डाले, 10 रुपये डाले, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A1 लिखते हैं। तो A1 बराबर हमारा कितना दे रखा है, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रथम पद है इसलिए A1 हो गया, ये द्वितीय पद है इसलिए A2 हो गया, ये तृतीय पद है इसलिए A3 हो गया, ये चौथा पद है तो इसलिए क्या हो गया, चौथा डैट डैश। ये आगे जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही A5 A6 A7 A8 डैट डैट जहाँ तक जाएंगे, जैसे n पद हैं तो AN तक हमारा लास्ट अंतिम पद क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। अब देखिए इसमें सार्वांतर, सार्वांतर हमारा क्या हो जाएगा, सार्वांतर हमने क्या कहा, दो पदों का अंतर हो, दो क्रमागत पद लिख लीजिए चाहे तो, दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर, ये हमारा कहलाता सार्वांतर।
और समांतर श्रेणी में ये क्या होगा, समान होगा। चाहे आप क्या कर लीजिए, A2 माइनस के A1 कीजिए, या A3 माइनस के A2 कीजिए, या A4 माइनस के A3 कीजिए, ये हमारा क्या होगा, बराबर रहेगा। और सार्वधातुक को प्रदर्शित करते हैं D से करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप लिखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए ये जो चैप्टर होगा वो फार्मूला बेस है, इसमें अधिकतर जो है फार्मूले यूज होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो बस यहाँ से ये सीखेंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है। तो समांतर श्रेणी का देखेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, व्यापक या मानक रूप कुछ भी लिख लीजिए। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, देखिए इसमें प्रथम पद, देखिए प्रथम पद हमने क्या बताया था, A1 होता है, उसको क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। और द्वितीय पद, द्वितीय पद द्वितीय पद अब देखिए द्वितीय पद को क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं, और बराबर क्या होता है, A प्लस डी। हमारी देखिए श्रेणी क्या थी, पहले थी 10 कामा 10 प्लस के 3, फिर इसके बाद 10 प्लस के 3, अगले में 3 जोड़ा, फिर क्या करा मैंने, 10 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3, ऐसे ही ये करते। तो देखिए क्या हो गया, A प्लस डी हो गया। इसी प्रकार तृतीय पद हमारा क्या हो गया, तृतीय पद को लिखते हैं A3, और बराबर क्या होता है, A प्लस के क्या हो गया, 2D। ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसमें मैंने एक चीज देखी, क्या देखी, हम जिस पद को निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले A लिखते हैं, और प्लस उस पद में एक कम कर देते हैं, उसकी D से गुणा कर। जैसे हमें तीसरा निकालना था तो 3 में से 1 घटा देंगे, क्या बचा, 2 बचा, और उसकी सार्वधातुक से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना, 16वां पद ज्ञात करना, 16वां पद ज्ञात करना। तो 16वां पद को कैसे लिखेंगे, A16 लिख लीजिए, और बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 15D। ठीक है। तो मैंने प्रथम पद करा, और 16 में से मैंने 1 को घटाया, क्या आया हमारा 15, और उसमें सार्वधातुक से मैंने गुणा कर दिया हमारा 16वां पद। इसी प्रकार यदि हम एनवां पद ज्ञात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एन बराबर A प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। और हमारा यनवा पद ही क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। तो चाहे इसी को क्या लिख दें, TN लिख सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र निकल के आया, क्या निकल के आया, TN बराबर AN। चाहे इसे TN लिख दिए, TN का मतलब होता है टर्म, यनवा टर्म हो गया, ठीक है, या इसे AN लिख लीजिए, A प्लस के N माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सूत्र है। इससे हमें जो भी पद निकालना होगा, उस पद का, जैसे नमा पद निकालना है तो N की जगह पर 9 रख दो, 7 निकालना है तो 7 रख दो। तो ऐसे हम सभी पदों का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, और यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा होता है अंतिम पद। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम पद। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1। तो और इसमें हमें जो सीरीज मिलेंगी, जो श्रेणी मिलेंगी, वो 2 प्रकार की मिलेंगी। कैसी मिलेंगी, एक तो क्या होगी, फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट का मतलब है जिसमें हमें अंतिम पद दे रखा होगा, और एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें हमें अंतिम पद नहीं दे रखा होगा, तो हमें n करके मानना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1, और इसका क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 1, क्वेश्चन नंबर 1। और एक में निम्नलिखित स्थितियों में से, निम्नलिखित स्थितियों में से क्या करना, किन स्थितियों में शब्द, किन स्थितियों में
किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची संख्याओं की सूची की सूची की सूची एपी है और क्यों? एपी है और क्यों? अब देखिए ये एपी क्या है, तो एपी क्या है, इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, क्या कहते हैं? तो, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो इसी को समांतर श्रेणी को ही इसीलिए ए से अर्थमेटिक और पी से प्रोग्रेस, तो इसी समांतर श्रेणी को कहते हैं एपी। तो क्या कर रहा है, मुझे स्थितियां दे रखी, मतलब क्वेश्चन नंबर में एक में 4 पार्ट दे रखा और उसमें बताना कि किन स्थितियों में संख्याओं की जो सूची है वो समांतर श्रेणी में है। एपी का मतलब समांतर है और यदि है तो वो क्यों है, तो हम ज्ञात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन इसी का पहला क्या है, प्रत्येक किलोमीटर क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 है। मतलब क्या है कि पहले किलोमीटर के लिए फिक्स है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया लिखेंगे, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया बराबर कितना हो जाएगा, बराबर है 15 रुपये। तो जैसे, और इसके आगे क्या लिखा है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये, मतलब इसके और 1 किलोमीटर के बाद यदि हमें और जाना है तो उसके लिए मुझे 8 रुपये और अतिरिक्त लगेंगे। जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है, तो हमें क्या पहली बार पहले किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 15 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या देना पड़ेगा, 15 रुपये देना पड़ेगा। अब दूसरी, जब हम दूसरा किलोमीटर कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या, पहले किलोमीटर पे 15 रुपये, अब दूसरे किलोमीटर पे हमें क्या देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर ये हो गया और 1 किलोमीटर ये हो गया। तो इसका मतलब अगले जो क्या है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना पड़ेगा। तो अगले किलोमीटर के लिए हमें कितना देना, 8 रुपये देना। और जैसे कि मुझे और आगे जाना है तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर यदि और जाना है तो क्या हो जाएगा, 15, 8 और प्लस के 8 और 8 देना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें ये देने हैं, मतलब और आगे जाना है तो डाटा से जाते जाएंगे और पर किलोमीटर पे 8 रुपये एक्स्ट्रा हमें मुझसे लिया जाएगा। तो देखिए हम सूची बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, अतः लिखेंगे, अतः सूची, अतः जो सूची है, सूची हमारा जो पहला पद होगा वो क्या होगा, 15 होगा, तो 15, और दूसरा क्या हो जाएगा 15, दूसरे जब 15 प्लस 8, और तीसरा क्या हो जाएगा 15 प्लस के 8 प्लस के 8, और ये डैडस इस तरह से हमारा आगे के पद आएंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 15, और अब 15 और 8 कितना हो गया, हमारा हो गया 23, और ये 15, 8, 23, और 23 और 8 कितना हो गया हमारा 31 डैडस ये। तो इस तरह के हमारे पद आएंगे। अब बताना है कि ये हमारी जो श्रेणी, जो सूची मुझे मिली है, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो मैंने समांतर श्रेणी के लिए क्या बताया था, तो ऐसे पदों का क्रम है समांतर श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत पदों का क्या हमारा अंतर है वो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। मतलब इन दोनों पदों का चाहे अंतर निकालें या इन दोनों पदों का निकालें या इससे आगे पदों का अंतर निकालें, तो वो हमारा क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो अब देखिए इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, डैश, तो क्या हो जाएगा, सार्वांतर, सार्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, और बराबर होना चाहिए A3 माइनस के A2 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए क्या है, A2 माइनस के A1 मतलब क्या है 23 माइनस के 15 और बराबर क्या है 31 माइनस के 23, 31 माइनस के 23।
तो यहाँ पे भी 8 हमारा बचेगा और यहाँ पे भी 8 बचेगा। तो लिखेंगे अतः जो हमारी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। और क्यों है? क्योंकि हमारा जो सार्वांतर है वो समान है। लिखेंगे अतः श्रेणी श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है क्योंकि क्योंकि सार्वांतर समान है। और ये हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो और कुछ अगर थोड़ा बहुत रहता है तो अब हम दूसरा देखेंगे, उसमें पूरा देखेंगे सही से। तो इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा भी क्या कर रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, पहले तो इसको मिटा रहे हैं। देखिए दूसरा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। आप देखिए, मान लीजिए कोई बेलन है, ये बेलन है, इस तरह का बेलन होता है, इस ये बेलन हमारा हो गया है। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का, आप देखिए वायु यहाँ पे एक पंप लगा है और प्रत्येक बार इसको जब दबाते हैं यहाँ पे हवा निकलने के लिए लगा है। तो जैसे ही दबाते हैं तो ये पंप क्या करता है, निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बार भाग जो है बाहर निकाल देता है। तो मुझे पहले श्रेणी निकालेंगे और श्रेणी निकालने के बाद क्या करेंगे, इनका पदों का अंतर निकालेंगे। यदि सभी पदों का अंतर समान आता है समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब मानेंगे, अब इसके लिए पहले तो हम जो है बेलन में हवा की मात्रा माननी पड़ेगी भाई, तभी तो निकालेंगे। कह रहे हैं कि उसका 1/4 भाग जो है निकल जाता है अगली बार। तो सबसे पहले मानेंगे, क्या माना मैंने, माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा को मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो बेलन में हवा की मात्रा को मैंने क्या करा, 1 मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हमारा क्या हो गया, A1 होगा भाई। यदि हमने हवा की मात्रा को स्टार्टिंग में हवा की मात्रा को मैंने 1 मान लिया तो क्या हो गया, ये हमारा A1 हो गया। अब दूसरे पद के लिए लिखेंगे प्रश्न से हमें क्या करना, दूसरा पद ज्ञात करना। तो A2 ज्ञात करेंगे। जब हम A2 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है देखिए, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर जो है भाग बाहर निकाल देता है। तो क्या करेंगे, अब जो है हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। ठीक है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो जब हवा का 1/4 बार भाग निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 में से निकालेंगे और 1 का 1/4 भाग निकालेंगे। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 1 हो गया, इसका मतलब लासा हमारा कितना हो गया, 4। तो 4 और -1 की गुणा 1 करेंगे, कितना आ गया, 2 हमारा आ गया 3/4। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब हम A3 निकालेंगे। तो A3 में भी अब इसके बाद जो हमारी हवा बची है, हवा कितनी बची थी, 3/4 बची मेरे पास। अब इसका जब क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवा A3 निकालेंगे तो हवा का फिर इसका 1/4 बार जो है भाग बाहर निकलेगा। तो लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर।
बाहर निकालने पर। अब देखिए क्या है, तो अब देखिए हमारे पास कितना टोटल कितना था, 3/4, माइनस के 3/4 का 1/4 भाग हमें क्या करना, बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3/4, और माइनस के 3 बटे कितना हो जाएगा, 4×16 हो जाएगा। तो अब देखेंगे चार कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब इसका हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया, 16। तो ये हो जाएगा 4×16, 4×3 कितना हो जाएगा, 12, माइनस के 3। तो 12 में से 3 गया कितना, 9 बटे हमारा कितना आ गया, 16। तो इसी तरह हम A3 निकाला मैंने, इसी तरह A4 आगे का, A4 A5 आगे के पद निकाल सकते हैं। तो हम इसी को लेके श्रेणी बना रहे हैं। तो हमारी जो सूची हो जाएगी, तो सूची क्या हो जाएगी, पहला पद हमारा कितना था, 1 था। दूसरा पद हमारा कितना था, 3/4 था। और तीसरा पद हमारा कितना था, 9/16 था, डैश डैश। इसका मतलब A1 है, A2 है, और ये हमारा क्या था, A3 था। इस तरह आगे पद हम लिख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं यहाँ पे। अब देखेंगे तो सार्वांतर, सार्वांतर डी बराबर क्या आना चाहिए, A2 माइनस के A1 बराबर A3 माइनस के A2 आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तो क्या है, A2 हमारे पास कितना, 3/4, माइनस के 1 बराबर A3 है 9/16, माइनस के कितना, 3/4। तो अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेंगे 4, तो 3 माइनस के 4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया 16, 9 माइनस के 4×3 कितना हो जाएगा है, ये 4×16 और 4×3 हो गया 12। तो माइनस के 1/4 और बराबर के माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 3/16। अब क्या ये बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। अतः जो हमारी श्रेणी होगी समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे सार्वांतर बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सर्वांतर सर्वांतर बराबर नहीं है, या सभी पदों का अंतर बराबर नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ, और ये यहाँ तक है। तो इसके बाद हम तीसरा देखेंगे, और इसको हम अभी मिटा रहे हैं। अब देखेंगे तीसरा। तीसरा क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। तीसरा, ठीक है। तो प्रत्येक तो पहली बार जब खुदाई जो पहला मीटर खोदते हैं तो उसकी खुदाई की लागत कितनी है, जो है 150 रुपये। जैसे जैसे मैंने एक कुआं लिया, मैंने क्या करा, हमने कुआं खोदना स्टार्ट किया। तो ये हमारा सपोज दैट ये कुआं है। तो जब मैंने कुआं खोदा और मैंने पहला मीटर खोदा, तो पहले मीटर खुदाई की लागत हमारी कितनी थी, 150 रुपये थी। क्योंकि स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट करने में थोड़ा सा अधिक पैसा लगा। और इसके बाद प्रति मीटर खुदाई की जो लागत है वो क्या है, 50 मीटर है। मतलब इसके आगे मैंने खोदा तो 150 और प्लस क्या क्या हो गया, 50 हो गया। फिर इसके आगे मैंने खोदा तो इसके आगे 150 प्लस 50 और प्लस 50। फिर इसके आगे मैंने खोदा तो क्या हो जाएगा, 150 प्लस के 50 प्लस के 50 और प्लस के 50। मतलब क्या है, जितना हम नीचे खोते जाएंगे और उसमें हमें क्या करना, प्रत्येक के बाद 50 रुपये हमारे ऐड हो जाते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर, प्रथम मीटर, खुदाई की लागत, 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 खुदाई की लागत
खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 150 रुपये है हमारा प्रथम पद है, 150 रुपये जो है हमारा प्रथम पद है। तो द्वितीय पद हमारा क्या हो गया, ये हो गया, तृतीय ये हो गया, चतुर्थ हमारा ये हो गया। तो सबसे पहले सूची लिख लीजिए, अतः सूची, जो हमारी सूची क्या हो गई, 150 प्लस के कितना है, 150 प्लस 50 और 150 प्लस के 50 और प्लस के 50 और इधर हमारी 150 प्लस के 50 प्लस के 50 और प्लस के 50 डज। इसका मतलब क्या है, इसको हम जोड़ेंगे तो 150 और ये हमारी 200 हो गई, और ये हमारी कितना होगा, 200, ये 250 हो गया, ये हमारे कितना हो गया, ये हो गया 300 हो गया, ये हो गया हमारा ने 200, ये 250 और ये हो गया 300। तो ये 3, और इस तरह की ये हमारी सीरीज बन जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम पद, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, ये चतुर्थ पद। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये हमारी समांतर श्रेणी है नहीं है, क्या करेंगे, इनका सार्वांतर ज्ञात करेंगे। यदि सार्वांतर हमारा क्या है, समान आए, तो इसका मतलब हमारी समांतर श्रेणी है, अन्यथा हमारी नहीं है। तो सार्वांतर लिखेंगे, सार्वांतर D बराबर क्या कर सकते हैं, A2 माइनस के A1 कर लीजिए और A3 माइनस के A2 कर लीजिए। तो A2 कितना है हमारा, 200, 200 में से 150 को घटा दीजिए और इधर 250 में से 200 को घटा दीजिए, चाहे कोई भी कर लीजिए। A4 माइनस, मतलब सभी हमारा क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा 50 बराबर 50, मतलब क्या है हमारा सार्वांतर हमारा क्या आया, बराबर आया। तो अतः जो श्रेणी हमारी होगी वो कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। लिखेंगे अतः, श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। श्रेणी होगी क्योंकि सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है। और ये हमारा रहा आंसर। इसमें लास्ट हमारा एक और है, तो चौथा और हम देख लेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। चौथा, अब देखिए चौथा क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है कि ब्याज, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि, लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि, वर्ष की राशि। तो प्रथम वर्ष की राशि हमारी कितनी है, 10,000 है। अब देखिए यही हमारा क्या हुआ, A1 हो गया, प्रथम वर्ष की राशि A1 हो गया। तो हमें दूसरा हमें क्या दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा दर, दर बराबर कितनी दे रखी, 8%, और दे रखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब जो मिश्रधन प्रत्येक वर्ष, वर्ष मतलब क्या हो गया, समय, समय हो गया, हम यूज करेंगे 1 वर्ष के लिए। तो ये हमारा A1 हो गया। तो द्वितीय वर्ष की राशि ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, तो हमारे पास जब हम ब्याज निकाल लेंगे तो प्रथम वर्ष की राशि में जब ब्याज ऐड कर देंगे तो द्वितीय वर्ष की हमें राशि मिल जाएगी। तो लिखेंगे द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज, और ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100।
यही सूत्र होता है भाई। तो ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए मूलधन हमारे पास कितना है, 10,000 है, और दर दर हमारी कितनी है, 8%, और समय हमारा कितना, 1 वर्ष, और बटे में कितना है, 100। तो ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारा 8 की गुणा जब 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 800 हो जाएगा। तो द्वितीय वर्ष का हमें ब्याज मिल गया, तो द्वितीय वर्ष की राशि हमारी क्या हो जाएगी, द्वितीय वर्ष की राशि अर्थात इसी को हम क्या कह सकते हैं, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 और प्लस के क्या हमारा 800, तो कितना हो जाएगा हमारा 10,800। तो ये हमारी द्वितीय वर्ष की राशि हो गई। अब देखिए तृतीय वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारी द्वितीय वर्ष की राशि है ये तृतीय वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगी। तो लिखेंगे सबसे पहले तृतीय वर्ष मतलब A3 के निकालने के लिए मुझे सबसे पहले तृतीय वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे तृतीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का ब्याज A3 बराबर, नहीं तृतीय वर्ष का ब्याज A3 क्यों, भी राशि को A3 मानेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना होता है, 100। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना हो गया हमारा, 100। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा है 10,800, और दर हमारा कितना है 8%, और गुणा कितना है 1, समय 1 वर्ष बटे 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 8 64, 864 हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए क्या है, हमारा द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष का ब्याज आ गया है, तो तृतीय वर्ष की जो राशि है लिखेंगे तृतीय वर्ष की राशि, तृतीय वर्ष की राशि बराबर क्या हो जाएगा, ये 10,800 है, और 10,800 में क्या करेंगे हम 864 और जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 6 8 8 16, और ये 11,664। इसका मतलब यही हमारा A3 है, और इसी तरह हम आगे सीरीज के पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे सूची बनाना चाहें तो हमारी सूची क्या बन जाएगी, अतः सूची। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A1 हमारे पास कितना है 10,000, और A2 हमारा क्या है 10,800, और हमारा A3 क्या है 11,664, और इसी तरह आगे के पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा A1 है, और A2 है, और A3 है। अब ये कैसे पता करेंगे कि समांतर श्रेणी है, तो फिर हम क्या करेंगे, इनका सार्वधांतर निकालेंगे। यदि हमारा सार्वधांतर समान आता है तो हमारी श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा हमारी नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इधर का थोड़ा सा मिटा रहे हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, सार्वधांतर D बराबर क्या कर लीजिए, A2 माइनस के A1 कर लीजिए, और A3 माइनस के A2 कर लीजिए, दोनों बराबर आना चाहिए। तो हमारा A2 में से A1 को घटाएंगे तो कितना आ गया हमारा 800 आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा, और इधर देखिए कितना आएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 864। इसमें A3 में से A2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 864। तो ये दोनों बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सार्वधांतर समान नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।